अच्छा शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने ये आर्टिकल छोड़ दिए थे आर्टिकल 138 से लेकर के आर्टिकल 142 तक। अच्छा 138 ये बोलता है कि भाई इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एनहांसमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कुछ मामलों में ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, कल की बात है, कल लोकसभा में एक जो आज मैं सुबह भी बता रहा था, कल क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो उनके एक एमपी थे। अब वो एमपी साहब जो है, अब साहब कहने वाला काम तो उन्होंने नहीं किया है और उन्होंने बहुत ज्यादा अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल करे, मतलब लिटरली उन्होंने गालियां दी उन्होंने। अब कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है, कोर्ट सजा नहीं दे सकता है वहां पर, क्योंकि एज पर आर्टिकल कौन सा, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, आर्टिकल 102, ये प्रिविलेज है एक एमपी की कि उनको सजा नहीं दी जा सकती है सदन में कही हुई चीज के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए पार्लियामेंट चाहे कि इस जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उनका एक्सटेंड नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, अगर उसको एक्सपैंड करना चाहे तो पार्लियामेंट ही एक्सपैंड करवा सकती है बाय अ प्रॉपर लेजिस्लेचर, तो ये दिया हुआ है। फिर वही चीज है, फिर आर्टिकल 139 में 138 को ही एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 139 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ confer on Supreme Court the power to issue orders or writs as well for any purpose other than the writs provided in Article 32। यानी कि आप एक तो jurisdiction भी इंक्रीज कर सकते हैं, बाकी आपके पास जैसे इस समय 5 writs होती हैं, there are 5 writs, आप लोग सारी रिट्स पढ़ चुके हैं, है ना। अब 5 रिट्स के अलावा अगर मान लीजिए आप कोई और नई रिट्स भी बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि रिट्स लिमिटेड नहीं रह सकती 5 तक की, अगर पार्लियामेंट चाहे तो और रिट्स भी इशू करवा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले लेजिस्लेचर के द्वारा उसे वो रिट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, उनकी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तब सुप्रीम कोर्ट उसको इशू कर सकता है। माने ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट कहां से एक्सरसाइज करता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट द्वारा, पार्लियामेंट से ये पावर डिराइव आउट करता है, जब पार्लियामेंट देगी तब उसको ये पावर मिलेगी। ठीक, अब देखो आर्टिकल 140 क्या बोलता है। अब देखिए यहां पर एंसिलियरी पावर्स का मतलब क्या होता है, जरा एक बार इस आर्टिकल को पढ़ो। आर्टिकल 140 प्रोवाइड्स फॉर द एंसिलियरी पावर्स of the Supreme Court provided that Parliament may by law make provisions for conferring supplementary power on the Supreme Court not inconsistent with any of the provisions of the Supreme Court of the Constitution। अब इस ancillary powers का मतलब क्या होता है, ancillary शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा, माने कि आपके पास जितना पावर है आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल रिट्स इशू करने की पावर है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैटर सुओ मोटो लेने की पावर है, आप कोई भी मैटर अपने आप ले सकते हैं, आप अपने आप मान लीजिए अगर किसी ने केस नहीं भी फाइल किया तो भी आप सुओ मोटो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई और भी पावर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्लियामेंट ये चाहती है कि एक नई पावर दे दी ट्राइब्यूनल्स स्टैब्लिश करने की, मतलब संविधान में जैसे 3 कोर्ट्स स्थापित करे गए हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि भाई, पार्लियामेंट सोच रही है कि यार जब जुडिशरी के ऊपर वेट बढ़े तो वो क्या करे, छोटे छोटे स्पेसिफिक केसेस के लिए, जैसे मान लीजिए ग्रीनरी के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बना दिया, तो वो भी काम यही करेगा, बट वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक केसेस खाली डील करेगा। तो एक नई पावर ग्रांट कर दी ना सुप्रीम कोर्ट को, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोर्ट्स को अलग पावर ग्रांट कर सकती है। 140 के तहत ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। माने ये आर्टिकल जो है देखा जाए तो 138, 139, 140 ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कर रहे हैं, तीनों के तीनों आर्टिकल, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को और पावर दी जा सकती है एज पर दीज आर्टिकल। फिर 141 क्या बोलता है, बोल रहा है कि देखिए लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग on all courts within the territory of India। इसका मतलब ये होता है, सी पहली चीज ये लॉ डिक्लेयर नहीं कर सकता है, ये लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है। यानी किसी लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, फिर भारत के बाकी सभी कोर्ट जो है वो उस लॉ को वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे। कोई भी कोर्ट अपने हिसाब से लॉ को नहीं इंटरप्रेट कर सकता। दैट इज द पॉइंट, दे कैन नॉट मेक लॉज, वो लॉज बना नहीं सकते। लॉ डिक्लेयर्ड बोला गया, इसीलिए डिक्लेयर मतलब जो हियर डिक्लेरेशन मींस इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरप्रेटर ऑफ लॉज बोला गया है। तो इंटरप्रेट, लॉस इंटरप्रेट करने की बात है यहां पर। और फिर क्या हो रही है, आर्टिकल 142 बोलता है कि भाई अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया है तो वो तुरंत का तुरंत माना जाना है, उसके ऑर्डर में संवैधानिक फोर्स दे दिया। माने संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता, संविधान में यह बात डाल दी। चलिए
अब आया सवाल आपका, सर उन पर तो कोई एक्शन होगा नहीं क्योंकि पार्लियामेंट में बोला है उन्होंने, लेकिन इट्स नॉट आइडियल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, आर्टिकल 102 के तहत उन्होंने पार्लियामेंट में, उन्होंने क्योंकि ये चीज पार्लियामेंट में बोली है, तो आर्टिकल 102 की वजह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। समझ गए? और जब मैं ये न्यूज़ देख रहा था ना, तो मेरे को उसी समय याद आ रहा था, अरे यार ये तो परसों ही पढ़ाया है, आर्टिकल 102 के तहत पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। उसमें अगर स्पीकर चाहें तो वो कोई कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि सदन में बोली गई किसी अगर कोई अमर्यादित भाषा या अमर्यादित घटना अगर कोई होती है तो स्पीकर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, बाकी और कोई नहीं ले सकता। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को किसी लॉ के ऊपर, आप जानते हैं कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब उसकी एक्ट के ऊपर सिग्नेचर हो जाता है, और वो सिग्नेचर किसका चाहिए होता है, फाइनल सिग्नेचर, वो सिग्नेचर प्रेसिडेंट का चाहिए होता है। तो अगर कई बार ऐसा होगा कोई बिल आएगा तो प्रेसिडेंट को उसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन अगर हो रहा है तो वो उनको भेजेंगे किसके पास में, उसको भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में कि ये बताइए ये जो बातें इसमें बोली गई लीगल है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब आईटी एक्ट आई थी इन द ईयर 2007, तब वहां उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन थे, मैंने आईटी एक्ट आपको बताई है कि अगर आपने कोई भी ऐसी बात ऑनलाइन बोली जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो आपको जेल हो जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो यह लॉ इलीगल है, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एनक्रोच कर रहा है। तो ये आना नहीं चाहिए था, बट उस समय प्रेसिडेंट जो भी थे उन्होंने साइन कर दिया उसको। तो अभी क्या हुआ यहां, इसी प्रकार से अगर आप समझिए बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि नहीं है, संवैधानिक या असंवैधानिक है, प्रेसिडेंट का नाम तो खराब होगा ना। जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई साइन कर दिया, देखा नहीं। तो इसीलिए एक मैकेनिज्म रखा गया है आर्टिकल 142 के तहत, 143 के तहत। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है वो बिल को भेज सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप इसके हर आर्टिकल को देखिए, इसके हर प्रोविजन को देखिए और आप चेक करिए कहीं ये कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल तो नहीं है। हालांकि सरकार खुद से ही बिल को बनाते टाइम एक बार क्या करती है, हालांकि सरकार कभी भी बिल को बनाते टाइम क्या करती है, हमेशा ही एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ये रेफर कर दिया जाता है कि आप देख लीजिए, ऐसा ना हो बाद में सुप्रीम कोर्ट इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के। तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं और उसकी भाषा को चेंज कर देते हैं ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई गलती ना निकालने पाए। भाषा घुमा देते हैं, काम वही हो रहा होता है बट वो भाषा घुमा देते हैं। तभी तो 90 साल 92 ईयर्स के लोगों को जज बनाया, ये जज कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। उनका काम ही यही होता है, बिल्स को ऐसे घुमाओ भाषा को कि कोर्ट उसको हटाने ना पाए। चलिए अब देखिए क्या होता है, दो प्रकार की सिचुएशन आती है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई भी इस तरीके का है कि अगर कोई एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, दो प्रकार की चीजें आती हैं, समझना। अगर कोई दो प्रकार की चीजें कैसी आती हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कोई जनरल मैटर भेजा और वो उसमें यह है कि भाई कोई बिल लाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल दंगा विरोधी कानून। अब दंगा विरोधी कानून, मान लीजिए जैसे केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आती है कि देश में कहीं पर भी दंगे होंगे तो उसमें जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हमेशा ही क्या किया जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस केस में उसके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा बोला जा रहा है कि भाई उसके अगेंस्ट कार्यवाही होगी, तो अब ये क्या, ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये एक जनरल इंपॉर्टेंस का है। अब अगर मान लीजिए ये संवैधानिक है कि नहीं है, तो उसके लिए मान लीजिए प्रेसिडेंट ने भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये मैटर कैसा है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है ना। पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो भी बिल होंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर उनको उनकी राय ली जाए। जो भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होंगे वो अपनी राय दें या ना दें वो उनके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भाई हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, तो वो वापस कर सकते हैं, अपनी एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं, वो अपनी एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात है कि बताओ भाई ये वाली चीज ज्यादा ऊपर होगी या ये वाली चीज ज्यादा ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, एक डीपीएसपी है, सुनना, ये एक बार हो चुका है तमिलनाडु में, एक डीपीएसपी था जिसके तहत, इनफैक्ट मैं बता दे रहा हूं कौन सा डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल 45 कहता है कि साहब ये बताइए, वो कहता है कि साहब देखिए आपको एजुकेशनल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हमेशा ही आपको प्रोग्रेस कराने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा डीपीएसपी में बोला गया, हमने आपको पढ़ाया भी है
कि एजुकेशन एस्पेक्ट्स में उनको आपको ऊपर लाने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु एक बिल लेकर के आया जिसके तहत तमिलनाडु में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे वहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी SC ST छात्रों के लिए। अब ऐसा करने से आर्टिकल 15 का वायलेशन शुरू हो गया। आर्टिकल 15 क्या कहता था कि साहब आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हैं किसी भी अगेंस्ट, और स्पेशली आप जाति धर्म के ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ये जब ये बात आई तब फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा। वो कह रहे हैं एक तरफ तो आर्टिकल 45 कह रहा है कि इनके लिए काम करो, और दूसरी तरफ जब हम काम करने जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 भी वायलेट हो रहा है। तो बात आई कि प्रेसिडेंस किसकी है, आर्टिकल 15 ज्यादा ऊपर है या आर्टिकल 45 ज्यादा ऊपर है। मैं फ्रीडम देखूंगा, इक्वालिटी देखूंगा, या फिर मैं रिजर्वेशन करके ये चीज देख सकता हूं, और दोनों ही बातें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब जब इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं तो यानी जिनके बारे में प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं अवेलेबल है, इस प्रकार की चीज अगर प्रेसिडेंट भेजते हैं उनको, तब फिर उनको इस पे एडवाइस देना जरूरी होता है, समझ गए, मैंडेटरी होता है। यानी अगर कोई लेजिस्लेटिव मुद्दा है या संवैधानिक मुद्दा है, बेसिकली अगर कोई संवैधानिक मुद्दा है तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो, आप ये भाषा मत देखो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये छोड़ दीजिए। अगर कोई संवैधानिक मुद्दा है तो फिर उनके लिए जरूरी होता है उस पर एडवाइस देना। क्यों? बिकॉज एज पर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उनके लिए जरूरी है अपनी राय देना। बात समझ गए? बोलो एकदम बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को भी? चलिए शाबाश। तो दो तरीके के होते हैं, अगर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, अगर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, लेकिन अगर संवैधानिक मैटर है तो फिर उसको बोलना पड़ेगा ठीक है भाई अपन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार हम लोग जरा एक बार पूरे आर्टिकल्स जितने भी हैं उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 125 उनकी सैलरी कितनी होगी। आर्टिकल 126 एक्टिंग जजेस। आर्टिकल 127 एडॉक जजेस। आर्टिकल 128 क्या बोलता है कि अगर रिटायर्ड जजेस भी अगर कभी आ सकते हैं कि नहीं, जब वर्कलोड ज्यादा हो तो हो सकता है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगी। बाकी अगर प्रेसिडेंट साहब, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट से बात करके कहीं भी ले जा सकते हैं। आर्टिकल 131 किसकी बात करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 132 क्या बात करता है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की। आर्टिकल 137 क्या बात करता है, आपका रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। ठीक, हाय 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 हाय, एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ ठीक है, हाँ 132, 133, 134, एक सेकेंड रुकिए जरा, एक बार एग्जैक्टली जरा देख लूं आपके नोट्स में ये पॉइंट्स एडेड हैं। ठीक है, एडेड है। तो अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत होना, 133 134 क्यों दिया हुआ है, 132 भी यही बात करता है, 133 भी, 134 भी। अब अपील अलग अलग तरीके से हो सकती है ना, तो टाइप ऑफ अपील बताता है। तो अपील की बात सबसे पहली बार कहां आती है, 132 में अपील की बात आती है। यहां रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की आती है, ये एंसिलरी पावर्स आता है। यहां पर क्या हुआ, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स 141, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट और रूल्स ऑफ द कोर्ट। अब जरा देखिए प्रश्न कैसे आएंगे। अच्छा, अब प्रश्न कैसे आएंगे से भी पहले मैं आपको जुडिशियल रिव्यू समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए समझिए जुडिशियल रिव्यू की कहानी क्या होता है। आर्टिकल 15 में भी तो रिजर्वेशन था नहीं, खुशी जब मैं जिस केस की बात कर रहा हूं उस समय तक आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन नहीं आया था। संविधान सिर्फ कहता था कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये जो SC/ST रिजर्वेशन है, जो OBC रिजर्वेशन है, अब उसी आर्टिकल में EWS रिजर्वेशन भी आ गया है, ये सब बाद में डाला गया है, उस समय तक नहीं था। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जिसने रिजर्वेशन लागू किया था। तब ये बात फिर कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट ने बोला कि आप जो है DPSP को नहीं, फंडामेंटल राइट्स को ही आप तवज्जो देंगे, और ये रिजर्वेशन जो है ये इनवैलिड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सबसे पहले तमिलनाडु ने रिजर्वेशंस लगाए थे मेडिकल सीट्स पे, बट उन्हें हटाने पड़े थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, क्योंकि संविधान में लिखा नहीं हुआ था। फिर बाद की सरकारों ने क्या किया, उसमें संविधान में अमेंडमेंट करवाए, और अमेंड करवा करके ये क्लॉज ऐड करवा दिया, SC/ST क्लॉज, फिर मंडल कमीशन के बाद में OBC क्लॉज, फिर 2017 में EWS क्लॉज। अब संविधान के अंदर लिखा हुआ है तो अब ये संवैधानिक हो चुका है। बात समझ गए? चलिए अच्छा, जुडिशियल रिव्यू की बात क्या होती है ये समझिएगा। देखो, तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले समझो, जुडिशियल रिव्यू माने हमने ये जो कंसेप्ट लिया है ना जुडिशियल रिव्यू का, ये हमने लिया है USA से। इसके तहत होता क्या है,
जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ अगर गलत है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मान लीजिए लॉ प्रॉपर चैनल फॉलो करके बना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूं, इंडिया में प्रॉपर चैनल क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है और उसके बाद में अगर लोकसभा से पास हो गया तो वो राज्यसभा जाएगा या राज्यसभा से पास हो गया तो वो लोकसभा आएगा। जब दोनों सदन से पास हो जाएगा फिर वो प्रेसिडेंट पे जाएगा, फिर प्रेसिडेंट पास करेंगे। ये पूरा प्रॉपर चैनल है। इसी प्रकार से वहां पर भी यही है, कैपिटल एंड सेनेट। तो वहां पर यूएस में भी यही प्रोसेस है। फाइनली क्या हुआ, जब बिल वहां पर भी पास हो जाएगा, वहां का जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि आप जितना मर्जी बिल बना लो, कोई फर्क नहीं है, आप आराम से बिल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बिल बनने के बाद अगर हमको लगता है, अगर वहां के फेडरल कोर्ट को लगता है कि यह बिल सही नहीं है जनता के लिए, तो उस बिल, वो लॉ बन चुका होगा, ये लॉ सही नहीं है जनता के लिए, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से उसको क्वाश कर सकता है, माने पूरे तरीके से उसको कैंसिल कर सकता है उस लॉ को। बात समझ आई? लॉ ऑफ द लैंड जो ऑलरेडी बन चुका है उसको भी कैंसिल कर सकता है, चाहे वो वहां कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से मतलब नहीं है। अगर जनता के, वहां की कंडीशन ये है, अगर जनता के लिए वो लॉ सही नहीं है तो फिर वो क्या होगा, उस केस में उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही क्यों ना हो, चाहे वो सही तरीके से ही क्यों ना पास हुआ हो, कुछ भी हो, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, दिस इज द जुडिशियल रिव्यू जो ओरिजिनली है यूएसए में, हमने भी वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। अच्छा, जब हमने अडॉप्ट किया ना, हमने उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए। हमारे वहां ये है कि अगर कोई भी लॉ अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके बना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके बना है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, माने संविधान के किसी भी फेस को, संविधान के किसी भी चीज को वो निगेट नहीं कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, तो चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो लॉ, जुडिशरी उसको हटा नहीं सकती। जुडिशरी सिर्फ तब हटा सकती है किसी भी लॉ को, या तो उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना फॉलो किया हो, या फिर वो बिल, वो लॉ खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का एक केस, अब हम आपको दो केसेस बताते हैं इन दोनों ही बातों के, इसके एग्जाम्पल से समझिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो आप समझ गए, आईटी एक्ट जो आई थी, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। क्यों? क्योंकि ये जो आईटी एक्ट वाला बिल था उसमें सजा का प्रावधान था उस व्यक्ति के लिए जिसने ऑनलाइन सामने वाले के लिए कुछ भी गलत सलत लिख दिया या खैर कुछ भी बोल दिया जिससे उसकी फीलिंग्स आहत हो गई। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर रहेंगे और फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, में कुछ भी बोल सकता हूं। तो आर्टिकल 19 क्या हुआ? ये हो गया, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो इसको वायलेट कर रहा था, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फिर दूसरा समझिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का समझिए। एक एक्ट आई हुई है और 1987 में आई थी, फिर और स्ट्रांग हुई 1995 में, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एंड एसटी एक्ट। 2015 में भी इसमें संशोधन हुए थे। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन एससी एसटी एक्ट। अब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन एससी एसटी एक्ट 2015 में इसका लेटेस्ट संस्करण आया हुआ था। इस एक्ट के तहत ये कहता है कि देखिए, ये एक्ट बनी है मतलब प्रॉपर बिल आया होगा, दोनों जगह से सदन में गया होगा, यहां से पास भी हुआ है। इसके तहत ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए दलित समाज से आता है, यानी एससी एसटी है, और अगर वो ये बात बोल देता है कि इन्होंने मेरा शोषण किया है, शोषण का मतलब होता है परेशान करना, प्रेशर देना, मानसिक शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है, या मुझे जाति सूचक शब्दों से बुलाया है, या मुझे हीन होने का इन्होंने एहसास कराया है, अगर वो ऐसा बोल देता है और पुलिस में जाकर के एक एफआईआर दर्ज कर देता है, तो उस केस में ये एट्रोसिटी मानी जाएगी कि हमने एससी एसटी की, उस दलित व्यक्ति के ऊपर एट्रोसिटी करी है, माने हमने उसके ऊपर क्या किया है, कुछ जोर जबरदस्ती हमने उससे गलत काम करवाया है, गलत काम किया है उसके साथ में, या उसे परेशान किया है और जान के किया है। तो इसके तहत क्या होगा, अब चाहे वो सही हो चाहे ना सही हो, इस एक्ट के तहत ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसे ये नहीं प्रूफ करना है कि इन्होंने ऐसा, हाँ इन्होंने ऐसा किया था, ये मान लिया जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया है,
ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल इंसान, मतलब जो भी जनरल व्यक्ति, मतलब जो भी दूसरा व्यक्ति होगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके ऊपर ये ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार ये, मतलब ये कानून ये मान के चलेगा कि अगर उसने बोल दिया है तो आपने ये किया है, अब आप प्रूव करिए कि आपने ये नहीं किया है। बात समझे? तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड SC/ST एक्ट के तहत ये है कि अगर किसी ने भी बोल दिया कि इन्होंने हमको परेशान किया है, तो आप परेशान किया है, खाली इतना ही बोल दे परेशान किया है, तो उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये माना जाएगा कि वो SC/ST व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोल रहा है और आपने परेशान किया है। ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप प्रूव करिए कि आपने ये नहीं परेशान किया है। अब साहब हुआ क्या, ये 4 साल हुए इस लॉ के, और 2019 आते आते क्या हुआ कि इसके बहुत सारे भयंकर फेक केसेस आ गए। बहुत लोगों ने, और लोगों ने एक्चुअल में हुआ भी है ये, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं तो कई बार ऐसे केसेस आए गवर्नमेंट ऑफिसेज में। अब जैसे ट्रांसफर्स होने हैं तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति SC/ST वर्ग का है तो उन्होंने बोला अच्छा अगर हमारा आप ट्रांसफर कर दोगे अच्छे शहर से खराब शहर में भेजोगे तो फिर हम बोल देंगे कि हमें परेशानी किया जा रहा है। तो अब डिपार्टमेंट का काम उससे अटकने लगा। तो अब ये जो चीज़ थी, फिर ये इसमें ये बहुत सारे फेक केसेस और बहुत सारे इसका गलत इस्तेमाल होना जाने लगा। इसमें क्या होने लगा, लोग प्रेशर देने लगे, लोग दूसरों को अपना मनचाहा काम करवाने लगे कि अगर ये काम नहीं करेंगे आप तो फिर हम कंप्लेंट कर देंगे आपके अगेंस्ट कि आप हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। तो बहुत गलत काम होने शुरू हो गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू की पावर के चलते, तो क्योंकि क्या था, अब देखिए अभी तक इस एक्ट को वो रोक क्यों नहीं पाए, समझना, इस एक्ट को जब पास हुआ तो वो रोक क्यों नहीं पाए, रोक इसलिए नहीं पाए क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ था उसमें, समझे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ था उसमें। तो 2019 में हालांकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखिए इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम एक चेंज कर देंगे कि अब अगर इसमें अरेस्ट होगा तो इसमें तुरंत अरेस्ट नहीं होगा क्योंकि फेक केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसमें जब तक एक SP लेवल का ऑफिसर विवेचना नहीं करता, माने इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, SP लेवल का ऑफिसर जब लिख के देगा कि हां भाई ये केस सच है और इसमें अरेस्ट कर होना चाहिए, प्रिलिमिनरी उसके पास पावर होगी कि इसको अरेस्ट होना चाहिए, तभी अरेस्ट मुमकिन है, वरना अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो अभी लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस लॉ को 10 दिन के अंदर ही वापस से बदल दिया। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख दिया कि इस लॉ में कोई चेंज नहीं किया जाएगा और ये लॉ जो है इसमें तुरंत ही अगर कोई SC/ST व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत से बना है। अब वो एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रथमादर्शी सीधा सीधा गिरफ्तारी करी जाएगी, किसी की भी जरा से भी इंतजार नहीं किया जाएगा, किसी भी सीनियर ऑफिसर का तुरंत गिरफ्तारी करी जाएगी। तो ये क्या हुआ, अब जुडिशियल रिव्यू यहां काम नहीं कर रहा, हालांकि क्योंकि लॉ, भले लॉ जाहिर सी बात है गलत है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्योंकि फॉलो किया हुआ है इसीलिए उसको निगेट नहीं किया जा सकता है। बोलिए बात समझ आ गई है एकदम बढ़िया से। चलिए, टोनी स्टार्क स्टेनोग्राफर वाले इकोनॉमिक्स कहां से कर रहे हैं, स्टेनो वालों आप लोग की इकोनॉमिक्स अगले हफ्ते आपको खत्म करा दी जाएगी पूरी, ठीक, अगले हफ्ते शुरू होगी, डेली क्लास होंगी और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास पूरी समाप्त हो जाएगी। क्लियर? जो भी अगर यहाँ कोई बच्चे इकोनॉमिक्स स्टेनो वालों भी हैं जिन्होंने स्टेनो भी ले रखा है, ये भी ले रखा है, तो स्टेनो वालों आप लोगों की क्लास उसमें हो जाएगी। चलिए, इतनी बात सारी समझ में आ गई है, वेरी गुड। तेजस्विनी आपका डाउट एक आया है, सर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को यूज कर सकता है, लाइक अगर एक केस का फाइनल रिजल्ट कोई और केस में, हाँ यूज कर सकता है, यस आराम से यूज कर सकता है। फिर हिमांशु आपका सवाल आया है, सर जो DPSP फॉलो ना करे भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ना, नहीं, DPSP याद करिए नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है, तो नॉन जस्टिशिएबल है, उसके लिए तो सजा का ही प्रावधान नहीं है, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जरा इसको पढ़ डालिए एक बार, पढ़ डालिए एक बार जरा। ओके जी, डन। चलो
अच्छा, तो हमने ये सारा देख लिया। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और इसमें ये भी नहीं होता, ये नहीं होता खाली सिर्फ ये एक्ट्स और लॉस को रिव्यू कर सकते हैं, ये अपने खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई तो जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। जस्टिस, एक बेंच थी 5 जजेस की, उसमें जस्टिस खन्ना एक थे, जस्टिस खन्ना और बाकी एक 5 जजेस की बेंच आई। इमरजेंसी में बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21, 1975 की इमरजेंसी थी ये, और आर्टिकल 20 और 21 दोनों को ही सस्पेंड किया जा सकता है। 5 जजेस की बेंच में 4 लोगों ने बोला हाँ भाई सस्पेंड कर दो, कोई बात नहीं है। खरी एक जज थे जस्टिस खन्ना, उन्होंने बोला नहीं भाई ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, आप किसी से जीने का अधिकार और ये सब कैसे छीन सकते हैं। बाकी जजेस ने बोला, क्योंकि आप जानते हैं उस समय तक जजेस सरकार द्वारा नियुक्त होते थे, तो बाकी लोगों ने बोला हाँ भाई ठीक है, हटा दो हटा दो हटा दो। उसके बाद दूसरी, अब फिर ये बात जब बदली गई तो उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय, उन्होंने इसी लॉ को उठाया और तब बदला। यानी पिताजी जब बेंच में थे तो उन्होंने 20 और 21 को भी सस्पेंड करवा दिया था। उनके बेटे ने अपने ही, माने सुप्रीम कोर्ट के ही अपने खुद के डिसीजन को ही रिव्यू किया और उसको बदल दिया, और फिर ये हो गया कि 20 और 21 को कभी भी क्या नहीं करा जा सकता है, 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके आकर जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये भी होता है कि आप अपने खुद के ऑर्डर्स को भी आप रिव्यू कर लें। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया वो हमेशा के लिए फाइनल हो गया। ठीक, अच्छा, ड्यू प्रोसेस क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो प्रोसेस संविधान में लिखा हुआ है कि पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में फिर जाएगा, फिर दोनों हाउसों से पास होगा, या फिर राज्यसभा में जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा, दोनों हाउसों से पास होगा, तब फिर लागू होगा, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक, अरे सर हिस्ट्री कब शुरू होगी, इकोनॉमिक्स कब शुरू होगी, पॉलिटी कब खत्म होगी? अरे एक एक करके चलोगे ना भाई, हैं? एक एक करके होगा ना, इतना ले पाएंगे आप एक साथ अगर सारी चीज आपको करा भी दी गई तो? और इससे ज्यादा क्लास झेल भी नहीं पाएंगे, ऑलरेडी इतनी इतनी क्लासेस हो रही हैं आपकी। आइए, अच्छा, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आया? देखिए एग्जैक्टली सटीक आर्टिकल पूछा गया है। एंसिलरी पावर्स से क्या होगा, बोलो। अब इसको कर लीजिए पहले, उसके बाद प्रश्न पूछेगा। आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं और आंसर्स नहीं। आंसर मेरे पास एंसिलरी पावर्स, आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर्स से डील करता है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग, कौन सा आर्टिकल बोलता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। अब आप ये सोचो, एक एक छोटा छोटा आर्टिकल ही पूछा जा रहा है, आप ये देख रहे हैं, एक एक छोटा छोटा आर्टिकल ही पूछ रहा है। एंसिलरी पावर के ठीक बाद वाला आर्टिकल था, याद करो 140 एंसिलरी पावर यहां लिखी थी, 141 वाले यहां लिखा हुआ था कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होगा, 142 वाला नीचे लिखा हुआ था, इस जगह लिखा था 142 वाला कि सुप्रीम कोर्ट की बात सारे लोग मानेंगे, तो 141 आर्टिकल आ जाएगा। स्लाइड की पोजीशनिंग के ऊपर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्लाइड की पोजीशनिंग से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल कहां पर लिखा हुआ है। चलो बढ़े आगे, शाबाश। बड़े तो आपने अच्छे से सारे आर्टिकल कर लिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट अगर आ गया ना तो हाई कोर्ट आप हवा में निपटा देंगे जरा सा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सारे आर्टिकल सिमिलर है। अब देखना हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, अब जरा यहां के आर्टिकल्स देखना, आपको याद होगा आर्टिकल 124 से शुरुआत होती है। देखो 1 2 का 4, 2 1 का 4, 1 2 का 4 और 2 1 का 4। तो 1 2 का 4 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट। इसी में 2 1 का 4 क्या बोलेगा? अगर 2 1 का 4 आ जाएंगे तो ये क्या बोलेगा? ये हाई कोर्ट हो गया। तो हाई कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है क्योंकि हमारे वहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब आइए एक एक आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के ऊपर नहीं, अपने को मेनली समझना है पहले। तो अभी यहां पर क्या हुआ, बोला गया कि आर्टिकल 214 के तहत कि भाई हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब जरा ये चीज समझना, अ हाई कोर्ट हैज बीन, इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अ हाई कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ईच स्टेट, ना कि अ हाई कोर्ट विल बी देयर इन ईच स्टेट। एक छोटे से वर्ड से डिफरेंस समझिएगा। यहां ये नहीं बोला है कि अ हाई कोर्ट विल, एग्जामिनर यहीं से खेलता है। पीसीएस में एक बार सवाल आया 2020 या 21 के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में प्रश्न आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिखा होता हाई कोर्ट विल बी देयर इन ईच स्टेट। लोग ट्रू करके आगे, लोग आगे बिल्कुल सही बात है, हर राज्य में हाई कोर्ट होता तो है ना। हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है लेकिन हर राज्य में एक हाई कोर्ट नहीं होता है। डिफरेंस समझ गए ना आप लोग? तो यहां पर भी क्या है, अ हाई कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ईच, मतलब हर राज्य के लिए होगा एक हाई कोर्ट। हर राज्य में एक हाई कोर्ट हो ये जरूरी नहीं है भाई, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। फिर दूसरी चीज ये है कि बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में बोला यह गया, पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय लॉ। यानी कि अगर
एक हाई कोर्ट को दो राज्यों में डेजिग्नेट करना है कि एक सिंगल हाई कोर्ट एक सिंगल हाई कोर्ट है वो एक दो राज्यों के बीच में। अब इसमें ये भी समझना, यहां पर अगर आप दो राज्य के बीच में एक कॉमन हाई कोर्ट चाहते हैं, अगर आप एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी के बीच में एक हाई कोर्ट चाहते हैं तो भी हो सकता है। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल देखिए, अगर आप देखेंगे कैलकाटा हाई कोर्ट जो है वो कैलकाटा हाई कोर्ट एज वेल एज अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट, इन दोनों जगह का हाई कोर्ट यही है। ठीक, तो अभी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, गुवाहाटी का जो असम का जो हाई कोर्ट है, असम का जो हाई कोर्ट है ये जितने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर इकलौता हाई कोर्ट है, दैट इज अंडमान हाई कोर्ट, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो हमने क्या देखा, ये देखिए ये डीप क्वेश्चन है और कितना अच्छा सवाल यहां से बन सकता है कि बताइए क्या दो राज्यों या दो से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट दो राज्यों के लिए भी हो सकता है, एक हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है, एक हाई कोर्ट एक राज्य के लिए होता है। क्या बढ़िया ऑप्शन बन गए। तो एक हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है। आंसर में क्या आया, एक एग्जाम्पल हमने जो यहां रखा हुआ है वो रखा हुआ है किसका, कि एक स्टेट है और एक स्टेट में डाला और बाकी सारे स्टेट्स का हाई कोर्ट भी यही एक्ट करेगा, और दूसरे में एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए ना अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर हो तो पूछ लीजिए, अगर हो थोड़ा सा भी डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। चले चलें फिर आगे। अच्छा, आपने एक चीज देखी है, कभी भी किसी ने भी कोर्ट के डिसीजंस को कभी भी कोई भी ये नहीं बोलता है कि कोर्ट बहुत बेकार काम कर रहा है, एकदम दो कौड़ी का काम है ये, और बिल्कुल करप्ट है एकदम जजेस। आज तक कभी आपने ये स्टेटमेंट नहीं सुना है? सुना है आपने कभी भी? कभी ये स्टेटमेंट नहीं सुना ना कि अरे करप्ट हो रखे हैं जजेस, एकदम बिल्कुल बहुत बेकार है। कोई भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कभी नहीं बोलता है। इसीलिए मैं भी बोल रहा हूं, आपने सुना है, मैं भी ये बात नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड में क्लियर करना चाहता हूं कि मैं भी ये बात नहीं बोल रहा हूं। रीजन क्या है इसका? आर्टिकल 215 इसका रीजन है। कभी भी देखना आप, मुझे याद है फैसला चल रहा था ये बाबरी मस्जिद का, लखनऊ हाई कोर्ट में ही हो रहा था। तो वहां पर जो साहब मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो साहब थे, उन्होंने ये बोला था, फैसले से खुश नहीं थे, जाहिर सी बात है खुश नहीं थे क्योंकि अगेंस्ट गया था फैसला। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं, और लेकिन हम इसके खिलाफ अपील करेंगे उच्च न्यायालय में, हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, अपील करेंगे। हमेशा ये होगा, आप सुनिएगा, हमेशा लैंग्वेज यही होती है कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। क्यों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा मिल जाती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है सुनिएगा, आर्टिकल 215 में ये डिफाइंड है। आर्टिकल 215 क्या कहता है? कहता है कि देखिए, एक तो पहले बोलता है हर हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। उधर कौन सा आर्टिकल बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला? 139 बोलता है ना कि उधर हर कोई एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और इधर क्या होता है 215 बोलता है हर हाई कोर्ट जो होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। फिर बोलता है कि यहां पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, साथ में कंटेम्प्ट को भी डिफाइन करता है। बोलता है दो प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। पहला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हुआ, क्या दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि ऐसा है, एक मान लीजिए एक तलाक का केस पहुंचा वहां पर। अब तलाक की अगर बात करी जाए तो जो पर्सनल लॉज होते हैं वो हर रिलीजन के पर्सनल लॉज अलग अलग होते हैं, हर रिलीजन में अलग होते हैं, और वो ठीक है, वो सबके अपने अपने स्क्रिप्चर्स, अपने अपने बुक्स या अपने जो भी कस्टम्स चले आ रहे हैं उसके हिसाब से होते हैं। तो अभी जैसे सरकार ने क्या किया था 1956 में, हिंदुइज्म, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, इनके पर्सनल लॉस को कंबाइन कर दिया गया था। पारसी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, इनके पर्सनल लॉस को कंबाइन नहीं करा गया था। तो अभी जैसे मान लीजिए एक सायरा बानो केस आपको याद होगा। सायरा बानो केस क्या था, याद है सायरा बानो केस क्या हुआ था? व्हाट वाज सायरा बानो केस? सायरा बानो केस के तहत मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। सायरा बानो केस ये था कि एक मैडम थी सायरा बानो, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोगों को इसलिए बताता जा रहा हूं और सिर्फ प्रोमिनेंट केस बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है, ये सारे केसेस एग्जाम में आ जाते हैं। इस बार भी आए थे, इस बार 3-4 केस आए थे। हालांकि एक क्लास में जब सब पूरी पॉलिटी पढ़ा लेंगे, फिर आज तक जितने भी केसेस आए हैं एग्जाम में, जितने भी, वो सारे केसेस हम आपको बताएंगे, और उसमें कौन सा आर्टिकल लागू हो रहा है वो बताएंगे। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, सिर्फ कहानियां ही कहानियां होंगी उस क्लास में। चलिए,
नहीं बताया, बता देते हैं। तो देखो क्या हुआ था सायरा बानो केस में, एक मैडम सायरा बानो थी। अब उनका लगभग उनकी एज हो गई 62-65 साल की उनकी उम्र थी। उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक के तहत उनको तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक, और मामला खत्म। अब वो पहुंच गई कोर्ट, उन्होंने बोला कि साहब ये बताइए, और वो पढ़ी लिखी नहीं काफी, तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरी जब शादी हुई थी तो पहले मुझे जॉब नहीं करने दी गई, और अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, लेकिन अब अगर मुझे ऐसा तलाक दे दिया जाएगा तो फिर मेरा जो गुजारा भत्ता है तो गुजारा भत्ता दिया जाए। अच्छा, उस समय जो एक्ट एज पर, क्योंकि लॉज कोडिफाई हुए नहीं थे, तो क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में एंड इसमें पारसीज में इनके लॉज कोडिफाई नहीं, कोडिफाई मतलब एक जगह पर प्रॉपर लिखे नहीं गए। जो पर्सनल लॉज, जो भी धर्म जो पर्सनल लॉज मानता है वो ही लागू होते हैं उनके ऊपर। तो अभी क्या हुआ, एज पर इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगर आप तलाक बिद्दत करते हैं, माने कि अगर आप ट्रिपल तलाक करते हैं, तो आपको 3 महीने तक आपको गुजारा भत्ता देना होता है महिला को, और 3 महीने के बाद फिर आपको नहीं देना, 3 महीने तक आपको देना होता है। तो अब ये हुआ कि 3 महीने बाद नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि भाई, वो कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो देना चाहिए, ये तो गलत है आपको। अब जब कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने बोला देना पड़ेगा, तो जितने भी उलेमा वगैरह थे, जो मौलवी साहब और उलेमा वगैरह, उनको काफ़ी हर्ट हुआ कि भाई कोर्ट हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स में कैसे घुस रहा है। तो वो राजीव गांधी के पास गई, वो लोग सब लोग राजीव गांधी के पास गए, बोले ये देखिए कोर्ट ने बोल दिया कि इनको देना चाहिए, इनको गुजारा भत्ता देना चाहिए। अब ऐसे तो फिर सारी महिलाएं, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि जिनमें ये चीज़ हो जाती है, तलाक होता है इस तरीके से, ट्रिपल तलाक करके तलाक बिद्दत बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो सब लोग आ जाएंगे गुजारा भत्ता मांगने, और ये तो फिर हमारे धर्म में घुसने वाली बात हो गई, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ पास कर दिया, जिसके तहत एज पर द लॉ ये हो गया कि अगर कोई भी मुस्लिम फैमिली में ये तलाक बिद्दत होता है तो आपको सिर्फ 3 ही महीने तक के लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा, 3 महीने के लिए आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो अभी क्या हुआ, अब मान लीजिए कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया था सायरा बानो के हस्बैंड को कि भाई तुमको इनको गुजारा भत्ता देना है, और 3 महीने तक तो वो दिया, और फिर मान लो वो गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं, तो इसको माना जाता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट की बात को ना मानना सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है, माने ये सिविल कंटेम्प्ट हो गया। दूसरा कंटेम्प्ट होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये होता है अगर उसी समय, मान लो सायरा बानो के हस्बैंड जो हैं ये एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उन्होंने एक पूरी खबर छाप दी कि क्यों कोर्ट कितना खराब है, सुप्रीम कोर्ट कितना खराब है, और इसमें कैसे कैसे धर्म में घुसता है, और ये हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश करी, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता है, और उस केस के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी सीधे सजा दे सकते हैं। तो यही कारण होता है, आप कभी नहीं सुनेंगे कोई भी लॉयर ये बात बोलेगा कि भाई बहुत खराब सजा दी है। वो ये बोल सकते हैं, वो ये बोलेंगे हमें बहुत खुशी नहीं हुई इस फैसले को सुनकर के, बट हम फैसले का सम्मान, निंदा नहीं कर सकते। वो कभी नहीं बोल सकते कि हम इनकी निंदा करते हैं, आप निंदा कर ही नहीं सकते उनकी। ठीक, तो बहुत सारी कोर्ट ने अपने आप को बहुत सारी पावर दी हुई है, बहुत सारी, तो हमेशा ही पलकों पे बैठाया जाएगा कोर्ट को। तो व्हेन अ पर्सन डेलिबरेटली डज नॉट फॉलो एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसको सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं। और व्हेन अ पर्सन पब्लिशेस एनीथिंग दैट डिमिनिशेस द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो आर्टिकल 214 के तहत डिफाइन करा गया है इसको, कोर्ट्स को, और आर्टिकल इसके तहत इसको बोलते हैं, आर्टिकल 65 के तहत कंटेम्प्ट डिफाइन करे गए हैं हाई कोर्ट के। ठीक, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 216 क्या बोलता है कि भाई यहां पर क्या होगा, हर एक कोर्ट में एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, और बाकी जजेस जो होंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे फ्रॉम द टाइम इट मे डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। इसका मतलब ये होता है उनकी पॉपुलेशन के आधार पर ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे कि ये कितने जजेस होंगे वहां पर। ठीक, फिर आते हैं और आगे। अब ये देखिए, ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 2 से सबसे ज्यादा हाई कोर्ट से जो सवाल बनते हैं ना वो आर्टिकल 217 से बनते हैं। आर्टिकल 217 क्या बोलता है, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे, और जहां डाउट हो वहां पूछिएगा। जजेस किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? पहली चीज तो ये, लोगों को लगता है कि अगर यार ये जजेस जो हैं ये तो साहब हाई कोर्ट के हैं, तो गवर्नर द्वारा होते होंगे, और यही गलती हो जाती है, एग्जामिनर को भी पता है, यही बात पकड़ता है वो भी। तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। कब तक रहते हैं? 62 ईयर्स ऑफ एज तक की रहते हैं। अब यहां पर गड़बड़ सुनो, सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 साल। तो लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जुडिशरी, वो सोचते हैं जुडिशरी में 65 है ना, सुप्रीम कोर्ट की 65 है और हाई कोर्ट की 62 है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की है ये वाली, हाई कोर्ट की 62 है। फिर सुनिएगा, अब बोल रहे हैं कि यार अगर कहीं पर भी
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे? तो उस केस में भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 क्लॉज 3 अगर कोई भी बात आती है एज ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एज की बात आती है, तो इसका भी कंसल्टेशन किससे हो रहा है? आप देखिए, मैं जनरल जज ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नहीं। तब भी उस केस में भी किससे पूछना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछना है। यहां से भी सवाल बनते हैं इस पॉइंट से। जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? कंफ्यूजन भी होना तय है। लोग सोचेंगे अरे तो अभी देखिए गवर्नर का नाम कहीं नहीं आया है। फिर बात आती है क्या? ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? फिर से जरा वर्ड देखिएगा, यहां पर क्या आ गया? प्रेसिडेंट आ गया यहां पर। फिर देखिएगा क्या आ रहा है? इनके रिमूवल की बात हो रही है। रिमूवल भी किसके द्वारा हो रहा है? जरा ये भी देखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है। और वो होगा कब? वो पार्लियामेंट से, जब ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हुआ, जब पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास कर देती है तभी ये चीज हो सकती है। फिर क्या आ रहा है? हाई कोर्ट जजेस रिमूव कैसे हो सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है उससे। जरा बताइएगा, आपने कहीं पर भी गवर्नर वर्ड आया? हाँ, अभी 3 तलाक हट चुका है, अभी 3 तलाक हट चुका यार। ऑर्डिनेंस के तहत तो हट गया था, लॉ आया कि नहीं आया को देखने दो। 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, लॉ आया कि नहीं आया ये नहीं याद है भाई। ऑर्डिनेंस तो आया था। आ गया 2019। इट केम इन द ईयर 2019, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट। चलो, तो यहां आ रहे हैं। अच्छा, तो गवर्नर का नाम कहीं नहीं दिया हुआ है ना, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, इसके जितने भी आर्टिकल हैं, इन सारे आर्टिकल्स में एक बात खास है कि ऑल आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई।